Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता भीड़ से जो निकल गया। गाइस, ये तो ट्रू है कि भीड़ में आप रहोगे जैसे लोग रोज करते हैं, उठना बैठना, एक दूसरे की बुराई करना, इधर ध्यान देना उधर ध्यान देना, अपने गोल पे ध्यान नहीं देना। भीड़ की तरह करोगे तो भीड़ में ही फंस के रह जाओगे। अगर तरक्की हासिल करनी है, यूपीएससी क्रैक करनी है तो गाइस इस भीड़ से तो आपको बाहर निकलना ही होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। तो लगाओ जोर, करो कोशिश और कर दो क्रैक। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट पार्ट, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। हमारे प्रीवियस पार्ट में हमने बुनकरों तक कवर कर लिया था। इवन इसमें ये बताया गया था कि बुनकर किसको बोलते हैं या फिर उनका क्या काम था। अब देखते हैं उससे आगे। हमारे इस वाले पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि एक स्रोत दिया गया है कि उस टाइम हमारे यहाँ के जो कामगार थे, यहाँ के जो बुनकर थे, उनकी कितनी बुरी हालत हुई थी ब्रिटेन का कपड़ा मार्केट में आने से। हम भूखों मर जाएंगे। इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा और इसमें एक वर्ड है औरांग, जिसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता है। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है और वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है। गोडाउन या फिर गोदाम, साफ सीधा सा मतलब ये है इसका। और दूसरे स्रोत से पता लगता है कि एक विधवा कताई कामगार ने क्या लिख के भेजा था अखबार में प्रकाशित करने के लिए। ये एक लेटर है, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा इफ़ यू वांट। और उसके बाद चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन असली दुर्दिन तो आने अभी बाकी थे, मतलब बुरे दिन और भी ज़्यादा आने अभी तो बाकी थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक यह स्थिति हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे ना, उसमें से 2/3 तो ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत ख़राब होती गई। हालत तो ख़राब होती ही, जो रोज़गार का साधन था, जिससे आमदनी होनी थी, वही जब छीन गया था और इससे लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी जीविका चला रही थी। अब वे हो गई थी बेरोजगार, मतलब हालत बुरी। पर भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। क्या क्या रीजंस थे? एक तो कस्टमाइज मतलब मन भावन, मतलब कस्टमाइज किनारियों वाली साड़ी, परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीन पर नहीं बन सकते थे। ठीक है, कस्टमाइज, अब एक को कुछ पसंद आ रहा है, दूसरे को कुछ पसंद आ रहा है। अब मशीन तो एक ही टाइप का कपड़ा निकालेगी ना, एक ही डिज़ाइन का, तो ऐसे में तो कस्टमाइज़ नहीं कर सकते थे। सो ये यहाँ पे एक बेनिफिट था। दूसरा, इन कपड़ों की मांग न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्यम वर्ग में भी काफ़ी थी। ठीक है, कस्टमाइज साड़ी, भाई हमें तो ऐसे चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, इस टाइप से। और नहीं, ब्रिटेन का कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा पहनता था जो यहाँ के गरीब लोग पहनते थे। और आप लोगों को मालूम है कि जो लोअर क्लास है वो इंडिया में थोड़ी ज़्यादा ही मिलेगी। लोअर क्लास इन द सेंस फाइनेंशियल टर्म्स में, जो कपड़ा अफोर्ड कर सकते थे वो ब्रिटेन में तो नहीं बनता था। इस वजह से हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह इंडिया में ख़त्म नहीं हुई थी, बट ये है कि कम हो गई थी और इससे काफ़ी ग्रामीणों को बहुत बहुत नुकसान हुआ था। और मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में ही बताया था कि चरखा इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया था, कि गांधी जी ने इसी रोजगार को क्यों महत्व दिया स्वदेशी आंदोलन चलाने के लिए। दरअसल पश्चिम भारत में स्थित शोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का नाम तो सुना ही है। ये शहर 19वीं सदी के आखिरी में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र सामने बन के आए।
इवन बाद में ये हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित मतलब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बने कपड़े ही पहने। ठीक है, इस तरह खादी राष्ट्रवाद, खादी इस कपड़े को क्या बोलते हैं, खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई और चरखा भारत की पहचान बन गया। 1931 में किसे चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे की बीच वाली पट्टी में भी जगह दी गई। अगर आप अब देखें तो सिर्फ अशोक चक्र लिया गया है, बट उससे पहले भी हमारे देश का जो तिरंगा है काफ़ी चरणों से गुजरा और उसके एक चरण में हमारे 3 रंगों के बीच वाली पट्टी पे चरखा लिया गया था, क्योंकि उस टाइम चरखा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका था। और उन लोगों का क्या हुआ जो अपने आजीविका के साधन गंवा चुके थे। कुछ लोग बन गए खेतीहार मजदूर, कुछ शहरों की तरफ चले गए, बहुत से देश से बाहर जैसे कि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बगानों में काम करने के लिए, और जो कुछ हथकरघा मतलब हाथ से बुनने वाले जो बुनकर थे उनको मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर, कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में भी नौकरी मिल गई। गाइस बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल कर आ रहा है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित हुई। हर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, अपने नोट्स में भी नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने दिमाग में भी। ठीक है, ये कताई मिल थी, यहाँ पे कताई होती थी सूत की, और 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए मुंबई या फिर बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिम भारत की काली मिट्टी वाली, यहाँ से एक ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन निकल के आता है हिस्ट्री के साथ साथ, कि काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहाँ कपास की खेती की जा सकती थी। ठीक है, अब समझ आ गया आप लोगों को कि बम्बई ही क्यों इसका मेन सेंटर बना। ठीक है, वहाँ पे सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। कपास वहाँ पे उगता था, भाई कपास निकालो, लाओ, बनाओ और भेज दो। और एक ये इमेज कपास कारखाने में काम करती हुई महिलाओं की, जो कि सन 1900 के आसपास की है, और बनाया किसने इसको, राजा दीनदयाल। और एक हल्का सा पॉइंट यहाँ से ऐसे निकल के आता है, अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लिखते हो, कि जो कताई विभाग था उसमें तो ज़्यादातर महिलाएं ही होती थी, और जो बुनकर मतलब जो डिज़ाइंस वगैरह डालते थे उसमें पुरुष ही ज़्यादा होते थे। सन 1900 तक आते आते मुंबई में 84 कपड़ा मिलें खुल चुकी थी। बहुत सारे पारसी और गुजराती लोगों ने भी ये स्टार्ट किया, और इस दौरान कई दूसरे शहरों में भी खुले, जैसे कि 1861 में अहमदाबाद में, और उसके नेक्स्ट ईयर में कानपुर में खुल गई। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, जैसे जैसे मिलें बढ़ी ऐसे ऐसे मज़दूरों की मांग भी बढ़ती चली गई, और जो आजीविका का प्रॉब्लम था, जो आजीविका या फिर आपकी रोज़ी रोटी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगी। अब गाइस देखिए, आप किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स तो हमेशा आएगी। और आपने एक मोटिवेशनल कोट पढ़ा भी होगा कि पहला स्टेप ही थोड़ा कठिन होता है, उसके बाद तो रास्ता मिलता ही चला जाता है अगर आप उस पर टिके रहे। तो ऐसे ही स्टार्टिंग के कुछ टाइम में तो भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत प्रॉब्लम आती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम में ना औद्योगिकीकरण चल रहा था, जिससे मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, और इसकी वजह से जो कई देशों की सरकारें थी वो बाहर से आने वाली चीज़ों पे ना ज़्यादा टैक्स लगा देती थी, जिससे वो महंगा हो जाता था और फिर वो देश में बिकता नहीं था।
तो इससे जो दूसरे देश के जो भेजने वाले लोग हैं ना, उनको थोड़ा सा ये होता था कि भाई मतलब सामान नहीं सेल हो रहा है तो हम बनाए क्यों, किस वजह से। इससे कंपटीशन इंक्रीज़ होता जा रहा था, ठीक है। सॉरी, कंपटीशन ख़त्म होता जा रहा था क्योंकि सरकारें अपने देश के व्यापार को बढ़ावा देने लगी थी। परंतु हमारा भारत क्या था, औपनिवेश था उस टाइम, वही गुलाम था दूसरे का, फिनेंशियल रूप से भी और वैसे भी। तो ऐसे तो करके कोई हमें मिली नहीं संरक्षण। बट इसकी पहली लहर किसकी, औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन करने की बड़ी पहली लहर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। यहाँ से भी आपके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत अच्छा पॉइंट मिल रहा है, इसको ले लीजिएगा। और इसका रीज़न क्या था, युद्ध चल रहा था उस टाइम, कुछ भी यातायात का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा खतरनाक था, खतरे से खाली नहीं था। तो जो ब्रिटेन से आने वाले कपड़े थे, उन वाले कपड़ों में काफ़ी कमी आ गई। वहाँ से वो कपड़ा आ ही नहीं पा रहा था क्योंकि रास्ता भी बहुत ज़्यादा लंबा था, ठीक है। और पहुँचने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ ही रही थी खैर सामान को। तो उस टाइम सैनिकों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए चाहिए था सामान, तो कहाँ से मिलता, भारतीय कारखानों से। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक कपड़े वाला सिस्टम का या फिर कपड़े की जो जानकारी है वो ख़त्म होती है। आगे जानकारी शुरू होती है धातु की, जो कि हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर माय चैनल। थैंक यू।